मैं मोबिन अंसारी अंसारी क्लासेस से आज एक बार फिर से 11th क्लास के हिस्ट्री चैप्टर का लेखन कला और शहरी जीवन का नेक्स्ट टॉपिक बना रहा हूँ। क्वेश्चन है मेसोपोटामिया की सामाजिक व्यवस्था के विषय में उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन है कि मेसोपोटामिया सभ्यता की सामाजिक व्यवस्था, ठीक, सामाजिक व्यवस्था का वर्णन कीजिए। तो क्वेश्चन है कि मेसोपोटामिया सभ्यता की सामाजिक व्यवस्था का उल्लेख कीजिए। अब हमें जानना है कि मेसोपोटामिया सभ्यता का समाज कैसा था या शहरी जीवन कैसा था। तो मेसोपोटामिया का जो शहरी जीवन था तो उसमें जानना है कि सबसे पहले मेसोपोटामिया में नगरों में एक नए वर्ग का उदय हुआ। तो पहला याद रखना है कि फर्स्ट पॉइंट है संभ्रांत वर्ग या उच्च वर्ग। तो फर्स्ट पॉइंट जानना है कि मेसोपोटामिया सभ्यता में नगरों में एक उच्च वर्ग का उदय हुआ जिसे संभ्रांत वर्ग कहा जाता है। इस वर्ग के पास पर्याप्त मात्रा में धन दौलत या धन संपत्ति मौजूद थी। तो याद रखना है कि मेसोपोटामिया सभ्यता के समाज में नगरों में एक नया वर्ग का उदय हुआ जिसे संभ्रांत वर्ग या उच्च वर्ग कहा गया। इस वर्ग के पास धन संपत्ति बहुत ज़्यादा थी। इनके पास बहुमूल्य वस्तुएं भी अधिक होती थी। कहा जाता है कि इसका प्रमाण इस बात से मिला है या इससे पता चलता है कि कब्रों में उच्च वर्ग के साथ पर्याप्त मात्रा में कीमती आभूषण मिले हुए हैं। तो हम ये बता सकते हैं कि मेसोपोटामिया में नगरों में जो सबसे प्रमुख वर्ग था वो था संभ्रांत वर्ग और इनके पास पर्याप्त मात्रा में धन दौलत मौजूद था। और इसका प्रमाण इस बात से पता चलता है कि कब्रों में पर्याप्त मात्रा में सोने चांदी कीमती वस्तुएं प्राप्त हुईं। अब दूसरा पॉइंट है कानूनी दस्तावेज। तो कानूनी दस्तावेज के अंतर्गत बताना है। इसका फर्स्ट पॉइंट है कि मेसोपोटामिया में एकल परिवार व्यवस्था को सबसे आदर्श माना जाता था। तो कानूनी दस्तावेज के अंतर्गत बताना है कि मेसोपोटामिया में एकल परिवार को सबसे आदर्श माना जाता था। तो बताना है कि मेसोपोटामिया सभ्यता में एकल परिवार को सबसे क्या माना जाता था? आदर्श माना जाता था। ठीक, तो मेसोपोटामिया सभ्यता में एकल परिवार को सबसे आदर्श परिवार माना जाता था। अब आएगा कि एकल परिवार क्या है। तो ऐसा परिवार जिसमें माता पिता और बच्चे शामिल हों। ज़्यादातर अविवाहित बच्चे शामिल होते हैं। कुछ परिवारों में शादीशुदा बच्चे भी परिवार के साथ रहते थे, लेकिन ज़्यादातर परिवारों में माता पिता और बच्चे थे। शादी होने के बाद प्रायः बच्चे अलग हो जाते थे। अक्सर कुछ परिवारों में ऐसा देखा गया कि शादी के बाद भी कुछ बच्चे अपने परिवार के साथ रहते थे। नेक्स्ट पॉइंट बताना है कि विवाह की रस्में। तो नेक्स्ट है विवाह। तो विवाह के बारे में आता है कि मेसोपोटामिया सभ्यता में पहले विवाह की उद्घोषणा की जाती थी। तो जब विवाह की उद्घोषणा कर दी जाती थी उसके बाद वधू पक्ष के लोग, तो सबसे पहले विवाह की क्या थी? उद्घोषणा करनी होती थी। उद्घोषणा मतलब ये घोषणा कर दी जाती कि हाँ अब हमारे बेटे का विवाह करना है या होना है। अब उसके बाद वधू पक्ष के लोग या वधू पक्ष के माता पिता इसकी सहमति देते थे और इस सहमति के बाद वर और वधू के माता पिता की सहमति के बाद विवाह होता था। और विवाह के दौरान वर पक्ष के लोग वधू पक्ष के लोगों को उपहार देते थे। याद रखना, दोबारा समझना है कि विवाह में सबसे पहले जानना है कि पहले विवाह की उद्घोषणा वर पक्ष के द्वारा की जाती थी। उसके बाद दूसरे पॉइंट में है कि वधू पक्ष के लोग जब सहमति देते थे तब आगे विवाह की रस्में बढ़ाई जाती थी। विवाह के दौरान वर पक्ष के लोग वधू पक्ष के लोगों को उपहार देते थे
और उसके बाद जब विवाह की रस्में पूरी हो जाती थीं तो वर और वधू दोनों घर के लोग एक दूसरे को उपहार का आदान प्रदान करते थे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बताना है कि विवाह के दौरान सभी लोग एक साथ मिल बैठकर भोजन करते थे। तो नेक्स्ट बताना क्या, भोजन। तो भोजन बताना है कि विवाह के दौरान परिवार, दोनों परिवारों मतलब वर और वधू दोनों परिवारों के लोग मिलजुल कर बैठकर सामूहिक रूप से भोजन करते थे और उसके बाद अंत में मंदिर में जाकर के कुछ चढ़ावा इत्यादि करते थे। तो इस तरह से विवाह की रस्में पूरी हो जाती थीं। और अंत में बताना है कि नववधू की सास नववधू को लेने जाती थी, तब वधू के पिता उन्हें उपहार इत्यादि देकर विदा करते थे। तो ये मेसोपोटामिया का सामाजिक व्यवस्था था। इस तरह से मेसोपोटामिया की सामाजिक व्यवस्था से संबंधित जो क्वेश्चन था, इतने पॉइंट में इसका आंसर पूरा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मारी नगर। क्वेश्चन है कि मारी नगर मेसोपोटामिया का एक प्रमुख व्यापारिक नगर था। क्या था? प्रमुख व्यापारिक नगर। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि मारी नगर मेसोपोटामिया का एक प्रमुख व्यापारिक नगर था। इस कथन की व्याख्या कीजिए। तो सबसे पहले हमें जानना है कि मारी नगर लगभग 2000 ईसा पूर्व में, मारी नगर लगभग 2000 ईसा पूर्व में शाही राजधानी के रूप में विकसित हुआ। तो मारी नगर लगभग 2000 ईसा पूर्व में शाही राजधानी के रूप में विकसित हुआ। तो ये पहला पॉइंट हो गया कि मारी नगर 2000 ईसा पूर्व में शाही राजधानी के रूप में विकसित हुआ। दूसरा पॉइंट है कि मारी नगर फरात नदी के ऊर्ध्वधारा में स्थित था। बात सुनना है कि मारी नगर फरात नदी के ऊर्ध्वधारा पर स्थित था। ऊर्ध्वधारा का मतलब है, जैसे मान लो ये फरात नदी बह रही है, तो ये नगर ऊपरी भाग में था। ऊपरी भाग में होने की वजह से यहाँ की ज़मीन उपजाऊ नहीं थी, इसलिए यहाँ खेती भी ज़्यादा नहीं होती थी। लेकिन अब जैसे ये नदी है तो इसके आसपास यहाँ तो उपजाऊ भूमि थी, लेकिन इसके दूर वाले क्षेत्रों में यहाँ पे घास ज़्यादा होती थी, इसलिए यहाँ के लोग मुख्य रूप से क्या करते थे? पशुपालन। तो ध्यान रखना है कि पहले तो जानना है कि 2000 ईसा पूर्व में मारी नगर शाही राजधानी के रूप में विकसित हुआ। दूसरा बताना है कि मारी नगर फरात नदी के ऊर्ध्वधारा पर स्थित था। यहाँ की ज़मीन उतनी अधिक उपजाऊ नहीं थी, इसलिए यहाँ पर कृषि न के बराबर होती थी। यहाँ घासें ज़्यादा उगती थी, इसलिए यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। अब जानना है कि मारी नगर मेसोपोटामिया का एक प्रमुख व्यापारिक नगर था, क्योंकि यहाँ से रांगा, तांबा, कीमती लकड़ी और मदिरा, मारी नगर से रांगा, तांबा, कीमती लकड़ी, मदिरा और अन्य पदार्थ फरात नदी के माध्यम से विश्व के अन्य देशों में भेजी जाती थी या बेची जाती थी। तो दोबारा सुनना है कि मारी नगर एक प्रमुख व्यापारिक नगर था। यहाँ से रांगा, तांबा, कीमती लकड़ी और मदिरा तथा अन्य पदार्थ फरात नदी के माध्यम से विश्व के अन्य देशों में भेजी जाती थी। अन्य देशों में भेजी जाती थी जिनमें सीरिया,
लेबनान, सीरिया, लेबनान, तुर्की इत्यादि प्रमुख थे। ठीक, तो याद रखना, क्वेश्चन अलग से भी आ सकता है कि मारी नगर के लोग किस नदी के माध्यम से व्यापार करते थे, तो फरात नदी के माध्यम से व्यापार करते थे। नेक्स्ट पॉइंट बताना है कि मारी नगर ऐसे केंद्र बिंदु पर स्थित था, मारी नगर ऐसे केंद्र बिंदु पर स्थित था जहाँ से व्यापारी जब अपने नाव के द्वारा, व्यापारी जब नाव के द्वारा सामान लेकर जाते थे तो उन व्यापारियों को अपने कुल सामान का 10% कर मारी नगर के लोगों को देना पड़ता था। याद रखना कि मारी ऐसे केंद्र पर स्थित था, ऐसे केंद्र पर स्थित था, ऐसे केंद्र पर स्थित था जहाँ से होकर जाने वाले, जहाँ से होकर जाने वाले व्यापारियों को, जहाँ से होकर जाने वाले व्यापारियों को अपने कुल सामानों का, अपने कुल सामानों का 10% कर मारी नगर को चुकाना पड़ता, या मारी नगर के लोगों को देना पड़ता था, मारी नगर के लोगों को देना पड़ता था। अर्थात जो व्यापारी यहाँ से व्यापार करने जाता था तो उन व्यापारियों को अपने कुल सामानों का 10% मारी नगर के लोगों को प्रदान करना होता था। यही कारण है कि मारी नगर एक अत्यंत समृद्ध नगर हो चुका था। तो इस तरह से मारी नगर एक प्रमुख व्यापारिक नगर है। इसका आंसर पूरा हुआ। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना, और इसका लास्ट पार्ट इसके बाद आएगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को इसको बढ़ाना है। थैंक यू।